हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। मेरा नाम है यश। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, एक बेसिक फंडा हम लोगों ने बताया था कि इन्वेस्टमेंट, इसी मेन रीजन की वजह से हम हमेशा स्टॉक मार्केट में आने का सोचते हैं। कोई भी पर्सन सोचेगा। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी नॉर्मली हम लोग ने देख लिया था। कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहेगा। अब आज के टॉपिक में जो हम कवर करने वाले कि इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी जगह है जहां पे आप अपना पैसा रोक सकते हो, जमा कर सकते हो, सेव कर सकते हो। बहुत सारे वर्ड है जो यूज होते हैं नॉर्मली। करना क्यों है, आगे रिटर्न्स अच्छे मिले। कोई भी पैसा रोक रहा हूं, पैसा अच्छे खासे तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी चीजें जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जो इंडियंस, हर एक इंडियन नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन या कोई भी क्लास का पर्सन जो सोचता है कि फिक्स डिपॉजिट करवा देते पैसा हमारा सेफ ही रहने वाला है। फिक्स डिपॉजिट में होता क्या है, एक लमसम अमाउंट होता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए, ठीक है। आपने किया क्या, 10 लाख रुपए थे, आपने गए बैंक में जमा करके रख दिए, ठीक है। ये चीजें कर सकते हो। दूसरा, उसके साथ क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट भी होता है। अब फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट आपको देता कितना है सालाना, फिक्स डिपॉजिट देता है 5%, 6%। 10 लाख रुपए पर कोई बड़ा अमाउंट लगेगा नहीं ना। 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए एफडीज के अंदर, 5% के अगर गिनने जाओगे तो होगा कितना, 50,000 रुपीज। अब 50,000 इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा कभी, कोई चांस ही नहीं है। सेम चीज सेविंग्स अकाउंट में भी यही है। कोई भी सेविंग्स अकाउंट में अकाउंट खुलवा लो, बैंक वाला देंगे कितना, 2%, 3% मैक्सिमम, इतना ही देने वाले। अब आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए कोई जगह पे और आपको 2% मिले, 3% मिले, लगता है कुछ रिटर्न मिला है? बिल्कुल नहीं। क्यों, 10 लाख रुपए रोके। सामने फिक्स डिपॉजिट देख लो 5%, 50,000 सेविंग्स अकाउंट 2-3%, वही हुआ 20-30 हजार रुपए। तो आप जो फ्यूचर गोल्स है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट करके अभी कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो अब चलिए, फिक्स डिपॉजिट है, अच्छा सेफ है, कोई चिंता नहीं होती, ठीक है। क्यों, बैंक वाले पैसा लेके भाग ही नहीं जाने वाले, ये चीज आपको गारंटी होती है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको पैसा बड़ा दिखता कब है, जब आपने कोई एक अच्छा, एक हैंडसम किस्म का मनी इन्वेस्ट किया हो कि 1 करोड़, 10 करोड़, इस टाइप का कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है, तो लगता है नहीं मेरा पैसा अच्छे जगह से अच्छा रिटर्न देने वाला है। कि 1 करोड़ रुपए जमा किए तो सालाना आपको 5 लाख, तो रिटर्न वो टाइम पे अच्छा लगेगा। लेकिन जब पैसा आपके पास कम हो और फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो तो रिटर्न आपको अच्छे तरीके से कभी दिखने ही नहीं वाला है। फिक्स डिपॉजिट में ये होगा कि आपका पैसा कुछ टाइम के लिए फिक्स हो गया। अब फिक्स डिपॉजिट करवा दिया पैसा, बैंक वाले जादू की छड़ी तो घुमाने नहीं वाले कि आप गए 1 साल बाद आपको 5% ब्याज दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। वो भी क्या करते, आपका पैसों का रोल ओवर ही करते। मतलब कि वो क्या, बैंक की जो मेन इनकम होती है हमेशा आती कहाँ से, कि उसने किसी कंपनी को लोन दे दी, किसी होम लोन दिया है, कार लोन दिया है, XYZ, अपना पैसा यहाँ से लेके वहां पर ही उन्होंने शिफ्ट किया हुआ है। तो बैंक वाले करेंगे क्या, कोई अच्छी खासी सेक्टर की, केमिकल सेक्टर है या फिर कोई और आ गया, ऑटो सेक्टर आ गया, इन सब की जो सेक्टर्स की जो कंपनियां होंगी उनको लोन प्रोवाइड करेगी। अब मानो बैंक ने 100 रुपए लोन दिए थे, 10 रुपए की इनकम हुई है, तो बैंक करेगा क्या, जो 5 से 6 रुपया होगा वो अपने पॉकेट में रखेगा, 2 या 3 रुपए वो आपको देगा, जो बाकी के उसके पास बचे ना वो क्या करेगा, उसके रिजर्व्स में रखेगा। क्यों, उसके पास भी कैश इन हैंड होना हमेशा ज़रूरी होता है। वो अपना पैसा पूरा आया हुआ यूं ही डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करेंगे, कुछ रिजर्व्स उनको भी अपने पास रखने पड़ते हैं। क्योंकि एक बड़ा सिस्टम लेके बैठे बैंक के पैसों का लेन देन होता है, तो इन रिजर्व्स हमेशा होना ज़रूरी होता है। ये होता है हमारा पहला इन्वेस्टमेंट असेट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन सा आ गया, जो हर एक इंडियंस को पता है फिक्स डिपॉजिट्स के बाद, गोल्ड ले लो या सिल्वर ले लो। अब गोल्ड एंड सिल्वर कैसा है, बहुत पॉपुलर आइटम है, पहले से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे आ रहे। चलिए, इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए गोल्ड में, बुरी बात बिल्कुल नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं कि पैसे पड़े तो सभी गोल्ड में लगा दूं। गोल्ड कैसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा जल्दी तरीके से लिक्विड हो जाती है। किस तरह से, सिंपल एग्जांपल मैं तो आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आप कहीं पे घूमने गए हुए हो, कहीं होटल में रुके हुए हो, ठीक है, आपको पता चला कि आपका क्रेडिट कार्ड था या फ़ोन था, ये सब चीज़ें गुम हो चुकी है। आपके पास था क्या, एक गोल्ड की चेन पड़ी हुई थी। अब हो क्या सकता है, अब तुरंत होटल वाले शायद चलाए ना, वो करेंगे क्या, आपको उन्होंने बोला कि मेरे पास ये गोल्ड की चेन है, आप अभी ये रख लीजिए, ठीक है, जब मैं पैसा पूरा लेके आऊँ आप मुझे
वो अपनी गोल्ड की चेन रिटर्न कर देना। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो गोल्ड कैसी चीज़ है, आपको तुरंत लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा देती है, आपको कोई जगह पे फंसी हुई नहीं रखी रहने देती। सेम गोज विद सिल्वर कि उसमें भी यही चीज़ होती है। अब नॉर्मली हम इंडियंस के लिए गोल्ड का प्राइसेस कब बढ़ना चाहिए, दिवाली का सीज़न, ठीक है, दूसरा कौन सा होगा, शादियों का सीज़न। लेकिन सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है, अब हमको क्या करना पड़ता है कि पूरा इकोनॉमिक वे में देखना पड़ता है इसको, कि गोल्ड के या सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने कब वाले। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि गोल्ड एक कैसी एसेट है, वो तब उसका भाव ज़्यादा बढ़ेगा जब लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, लोगों को लग रहा है कि बाहर की जो चीज़ें ना, अलग अलग टाइप की एसेट्स, उनमें रिस्की हो सकता है सिचुएशन, तो मैं गोल्ड में पैसा डालता हूँ। क्योंकि मैंने बोला भी आप लोगों को, गोल्ड आपको सबसे ज़्यादा जल्दी तरीके से लिक्विड करके दे देगा, इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस नॉर्मली बढ़ते तब ही है। ठीक है, तो पता चला गोल्ड की प्राइसेस नॉर्मली बढ़ेगी कब। अब चलिए गोल्ड का आपको मैं एक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ किस तरह से कि गोल्ड की प्राइसेस पहले कब बढ़ी थी सबसे ज़्यादा, जब एक बड़ी मंदी आई थी। अब बड़ी मंदी आई थी कब, हमारे यहाँ पे या कहीं पर भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 2008 में आया था फाइनेंशियल क्राइसिस। हुआ क्या था, वहां पे एक यूएस की लेमन ब्रदर्स करके एक बैंक है, वहां उन्होंने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी थी। अब बैंकरप्सी भी एक डिफिकल्ट वर्ड लगता है, तो बैंकरप्सी क्या होता है कि पैसा खत्म हो जाना, आपके पास कोई पैसा अवेलेबल नहीं है, नो कैश इन हैंड, कुछ रिजर्व्स बचा ही नहीं है, आप कंगाल हो चुके हो। तो वहां पे क्या हुआ था, बैंकरप्सी हो गई थी लेमन ब्रदर्स बैंक में, उनके पास भी जो कैश था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया था। जैसे कि जो हमारी पहले वाली असेट थी फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स, उनमें मैंने आपको बोला था कि बैंक की इनकम किस तरह से होती है, कि उनको जो लोन प्रोवाइड करती है उनमें से जो इंटरेस्ट अर्न करती है वो उनकी मेन इनकम होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गई थी कि बैंक ने लोन बहुत लोगों को देकर रखा हुआ था, बट अब जब ब्याज लेने की बारी आई तब लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया, रीपेमेंट करना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे हुआ क्या, लिक्विडिटी ख़त्म होने लगी, धीरे धीरे सब खत्म हो गया। उन लोगों ने डिक्लेयर कर दी कि हम लोग भाई बैंकरप्ट हो चुके हैं, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं बचा है। अब वो जो बैंक थी ना, वो काफ़ी बड़ी बैंक थी यूएस से। अब हुई कहाँ, यूएस में थी, इफेक्ट कहाँ हुआ, हमारे इंडिया में या कोई भी छोटे मोटे हर एक जगह पे कंट्रीज में हो गया था इफेक्ट। क्यों, अब नॉर्मली एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट जब भी हम करते, कुछ चीज़ें बाहर से मंगानी हो देनी हो तो क्या करना पड़ता है, डॉलर में ट्रांजैक्शन होने लगे थे। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ दिक्कत में आ रही थी। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्या करते हैं, हमारे पास जो गोल्ड रिजर्व्स है ना उसको निकालते हैं और लिक्विडिटी मार्केट में प्रोवाइड करवा देते हैं। लिक्विडिटी मतलब कैश लोगों को पास प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर देते। तब जाके टाइम लगा, धीरे धीरे तब जाके कुछ अच्छा हुआ। सेम चीज़ बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दबाऊँ जो अभी रिसेंटली हुआ, कोरोना आया था, हर एक के लिए खराब समय था। तो कोरोनास में भी क्या हुआ था, मार्केट पहले चल रहे थे ऑल टाइम हाइज। ऑल टाइम हाई मतलब ये होता है कि जो हाईएस्ट प्राइस है वहाँ पे वो ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से उसने एक सडन फॉल दिखाना स्टार्ट किया। अब सडन फॉल आया क्यों, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन लोग ने पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी बड़ा पर्सन पैसा विड्रॉ कोई भी जगह से करेगा क्यों, उसको लग रहा था मार्केट जो करंट सिनेरियो है ना काफ़ी रिस्की हो चुका है। तो उन लोग ने भी क्या बेटर समझा कि क्यों ना हम अपना इक्विटी का पैसा निकाले और गोल्ड एंड सिल्वर में लगा दे। तो लास्ट ईयर अगर आप प्राइजेस देखोगे ना गोल्ड के, तो कहाँ पहुंचे हुए थे, गोल्ड के प्राइजेस देख लो 58-59,000 था, सिल्वर अबाउ 70,000 चल रहा था। तो वो एक टाइम था जब गोल्ड के प्राइजेस अच्छे हो गए थे। अब कैसा मार्केट हो चुका है, हेल्दी मार्केट हो चुका है, लोगों के पास पैसा आ चुका है, धीरे धीरे बिजनेस स्टेबल हो रहा है, मार्केट स्टेबल हो रहा है, हर एक चीज़ स्टेबल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो गोल्ड में पैसा रुका हुआ था धीरे धीरे निकल के कहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। सेम हमारे जो नॉर्मल मार्केट है, इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट जिसको हम बोलते हैं ना, उसी के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो नो डाउट आप वैल्यूएबल एसेट्स मतलब गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझ कर चलना है आप लॉन्ग टर्म के लिए बैठने वाले हो। अब लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म होगा ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को भी पता है। गोल्ड सिल्वर अनसर्टेनिटी जब होती है ना तब उसके प्राइसेस सबसे ज़्यादा बढ़ते। नॉर्मली प्राइस ऊपर नीचे होगा, क्यों, नॉर्मल कुछ सीजन्स आ गए उसकी वजह से ऊपर नीचे हाइकअप हमेशा होते रहते। अब बारी आती है तीसरे हमारे एसेट की। तो तीसरा कौन सा है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट हर एक को पता है, नॉर्मल इंडियन जो तीसरा सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ समझता है इन्वेस्टमेंट के लिए वो कौन सा है, हमारा रियल एस्टेट। के पुराने ख्यालात वाले लोग कि जो पैसा बचा है ना ज़मीन जायदाद ले लेते, क्यों, आज नहीं तो कल हम, चलो भाव बढ़े नहीं बढ़े, क्या हुआ, ज़मीन यहाँ पे ले ली, घर बना देंगे। ये तो हर कोई किसी के यहीं पे बोलते होंगे,
ठीक है। तो रियल एस्टेट का भी गेम कब स्टार्ट होगा, जब आप समझिए कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीद के रखी हुई है, अब उसके प्राइजेस अच्छे से बढ़ने कब वाले हैं, कि बढ़ेंगे कब, जब कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ गया, मेरे जो जगह पे ज़मीन खरीदी है वहाँ पे कोई कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कोई बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, वो टाइम पे ही आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस हाइक अप होने वाले। वरना क्या होगा, आपने 1 करोड़ पे प्रॉपर्टी ले ली, अब 1 करोड़ का होगा कितना, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा कि 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, बस इतना ही होने वाला है। हमको क्या चाहिए कि हम पैसा डालें ना प्रॉपर्टी में, तुरंत डबल हो जाना चाहिए। तो ये चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि आपने पैसा प्रॉपर्टी में डाला, आग लगेगी उसमें और तुरंत वो बढ़ जाएंगे। टाइम लगता है 5 साल, 10 साल, कभी कभी 20 साल भी लगते। कभी कभी ऐसा टाइम आता है आपने जो भाव पे प्रॉपर्टी खरीदी है ना, चलो उससे भी नीचे बेच देना पड़ता है। चलो प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, अच्छे भाव पे खरीदी, अब कोई अच्छी गवर्नमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले आए हमारे यहाँ पे, बट जरूरी तो है नहीं ना कि 1 करोड़ का मेरे को 2 करोड़ या 3 करोड़ पे बेचने, तो सामने वाला भी ये भाव पे रेडी होगा। चलो भाव पे रेडी भी हो रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जो पार्टिसिपेशन होता है ना, मतलब कि मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी को, तो सामने मुझे तुरंत खरीदने वाला मिल जाएगा। मैं 10 लोगों से बात करूंगा, ब्रोकर्स को बताऊंगा, पेपर में इश्तिहार दूंगा, तब जाके 10 लोग तो देखने आएंगे, कितने लोग तो आएंगे जाएंगे, ये चीज़ें भी बहुत होने वाली। तो प्रॉपर्टीज़ भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट करना है तो दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या आती है, कि आपके पास पैसा बड़ा होना चाहिए। अब 1 लाख पड़ा है, 2 लाख रुपए पड़ा है, उसमें कोई अच्छी खासी कोई जगह पे ज़मीन तो कभी आने नहीं वाली। आपको कम से कम अच्छे पैसे चाहिए, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख चाहिए कोई अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट बेटर है। जब आपके पास एक कैपिटल अच्छा खासा हो जाए तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रियल एस्टेट के अंदर, तब जाके। लेकिन इन्वेस्टमेंट करो रियल एस्टेट में तो ये सोच कर ही कि मैं अपना पैसा 5 से 10 साल के लिए भूल रहा हूँ, ठीक है। अब चौथे कौन से, डेप्ट सिक्योरिटीज। अब डेप्ट वर्ड सुनते तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है वो होता है उधार, कि उधार की सिक्योरिटीज किस तरह से। लोन पता है आप लोगों को, लोन क्या होता है कि मैंने आपको पैसा दिया उधार पे, अब आप मुझे कुछ ब्याज पे करोगे, ठीक है, फिर उसके साथ कुछ जो मेन कैपिटल होगा उसका रिफंड पे करोगे, ठीक है। अब डेप्ट सिक्योरिटीज किस तरह आपको मैं बताऊं तो होगा क्या, उसमें अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज आती है। कैसे, डिबेंचर्स आ गया, बॉन्ड आ गया, पीएसयू बिल्स आ गए, कमर्शियल पेपर्स आ गए। सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है, बट कुछ डिफरेंशिएशन हमेशा थोड़ा बोटा होता है। आपको मैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड छोटा सा समझा देता हूँ क्या होता है। कि डिबेंचर्स क्या होता है, 3 टाइप के डिबेंचर्स एंड बॉन्ड आते हैं। सबसे पहला आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। सपोज कीजिए कि मैं आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी है, ग्रोथ वाली, मेरे पास अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है, आप मेरे पास आए, आपने क्या बोला कि मुझे 10 करोड़ रुपए उधार चाहिए 10 साल के लिए, आप मुझे 10% इंटरेस्ट पे करोगे सालाना, मतलब 10 करोड़ रुपए दिए, सामने आपको वो करेगा क्या कि 1 करोड़ रुपए का जो इंटरेस्ट है ना, हर साल आपको वो पे करने वाला, आपको सिर्फ वो इंटरेस्ट अभी पे करने वाला है। आपके पास जो अमाउंट है ना, आपने जो अमाउंट दिया था वो आज नहीं पे करेगा, वो कब पे करेगा, 10 साल के बाद। मतलब 10 साल तक आपने अपना पैसा रोका, अब 10 साल में आपको पता है हर साल एक करोड़ भी आएगा, तो 10 साल में आपका तो पैसा, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो तो आपके पास आ ही चुका है, ठीक है। अब 10 साल के बाद क्या करेगा, वो आपको पैसा भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये किस में होएगा, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड में, मतलब आपको पूरा का पूरा पैसा रिटर्न मिलेगा। दूसरा कौन सा आता है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। मतलब आपने 10 करोड़ रुपए किसी को उधार दिए, वो 10 साल तक आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। 10 साल के बाद 5 करोड़ रुपए रिटर्न कर देगा और 5 करोड़ के उसकी कंपनी के वैल्यू के शेयर्स आपको प्रोवाइड करेगा। लास्ट में आता है फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। उसमें किस तरह की चीज़ होती है कि आपने 10 करोड़ रुपए उधार दिए, ठीक है, 10 साल तक आपको वो इंटरेस्ट पे करेगा, 10 साल के बाद क्या करेगा, आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगा, आपको उसकी कंपनी के वैल्यू के उतने शेयर्स वो यहाँ पर देने वाला है। ये होता है नॉर्मल डेप्ट सिक्योरिटीज। अब डेप्ट सिक्योरिटीज क्या हो सकता है, 2 लोग निकाल सकते हैं। कौन से 2 लोग, एक आती है गवर्नमेंट, दूसरे आते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स। अब कॉर्पोरेट्स मतलब जो बड़ी एमएनसीज कंपनीज होती है, जो प्राइवेट सेक्टर से चल रही होती है, वो लोग। अब नॉर्मली प्रिफर किसको करना चाहिए कि चलिए
कॉर्पोरेट जो होता है ना वो आपको हायर रेट्स हमेशा प्रोवाइड करवाते, गवर्नमेंट आपको लोअर रेट्स प्रोवाइड करवाते। तो जो प्रेफर आपको करना चाहिए वो गवर्नमेंट्स में, नो डाउट आपको लो रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप सेफ हो, आपको पता है गवर्नमेंट आपका पैसा खा नहीं जाने वाली है। लेकिन सामने कॉर्पोरेट में आपने कोई बड़ी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था, उसके डिबेंचर्स बॉन्ड खरीद लिए या कोई भी डेब्ट सिक्योरिटी खरीद ली, ठीक है। अब होगा क्या कि मानो कल जाके कंपनी उठ गई, क्या करोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा हमारे पास। तो पैसा सेफ रखना ज़्यादा बेटर होता है हमेशा। इसके बाद जो हमारा बाद का असेट आया वो होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने कि म्यूचुअल फंड्स सही है, हमेशा लोग बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैसा होता है, सेम कि वो आप किसी कंपनी को अपना पैसा दे रहे हो, मतलब एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी होती है, कुछ फंड मैनेजर्स को वो हायर करती है जो अच्छी तरह से कंपनी में सेक्टर्स में रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस तरह से वो आपको एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, मतलब कुछ क्वांटिटीज टाइप में। अब म्यूचुअल फंड्स आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक लमसम अमाउंट, मतलब एक पूरा अमाउंट दे दिया। दूसरा आता है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब हर महीने 2000, 3000, 5000 या जो भी अमाउंट हमको कंफर्टेबल हो उतना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं ना वो अपने तरीके से वर्क करेंगे। किस तरह से, वो उनको जो स्कीम अच्छी लगेगी कि ये हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये NBFC में करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स भी क्या इस तरह से अलग अलग स्कीम के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, मनी मार्केट्स मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड, यही चीज़ हुई कि उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो लोग भी क्या करेंगे, कोई एक प्लान रेडी करेंगे कि हमको लग रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ करने वाले, तो करेंगे क्या, वो कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और उसकी कुछ नेट एसेट वैल्यूज जो उसके पार्शल्स होंगे फ्रैक्शंस में, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी क्या है, अच्छा है, नॉर्मल कॉमन पर्सन अगर आपको लग रहा है रिटर्न प्रोवाइड करवाते, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हर एक पैसा म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए, वो अच्छा होता है। आपका धीरे 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 कुछ अमाउंट बनेगा, ये कंफर्म है, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है। इसके बाद का जो आया वो कौन सा है हमारा, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। अब होता क्या है स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट मतलब शेयर्स का ट्रांजैक्शन लेना, शेयर्स का ट्रांजैक्शंस देना, शेयर्स लेना एंड शेयर्स देने का सिंपल चीज़ हुआ, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज कीजिए आपकी कोई अच्छी खासी कंपनी थी, मुझे लगा नहीं आपकी कंपनी का जो ग्रोथ है ना, फ्यूचर ग्रोथ वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं आपकी 50 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी थी आप, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरे को आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आया 15 करोड़ रुपए लेके आपको दे दिए, ठीक है। अब 6 महीने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस गिनने की जब बारी है तो कंपनी को होना स्टार्ट हो गया लॉस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ वो टाइम पे, क्यों, जब मैं एंटर हुआ ना आपकी कंपनी के अंदर तो मुझे पता था कि लॉस आने के चांसेस है, मैंने सिर्फ रिवॉर्ड नहीं सोचा था, ठीक है। मुझे ये पता था कि अगर प्रॉफिट के अंदर मैं लायबल हूँ ना लेने के लिए, तो सेम चीज़ कि अगर लॉस आता है तो मुझे लॉस भी बेयर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यहाँ पे। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल्स, एक होते हैं बेयर्स। बुल्स मतलब क्या होता है, जो हमेशा चीज़ों को बाय ही करके पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं बेयर्स। बेयर्स क्या होते हैं, जो हमेशा बेच के पैसा कमाना चाहते हैं। अब ये होता है हमारा नॉर्मल स्टॉक मार्केट। अब पूरा स्टॉक मार्केट क्या है हम डिस्कस आगे करने ही वाले, कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्यों आती है, उसका मोटिव क्या है, गोल, सिंपल चीज़, कोई कंपनी आ रही है, मैं जा रहा हूँ, आप आ रहे हो, क्या मोटिव है, हम डिस्कस ये करने ही वाले, ठीक है। इसके बाद का जो असेट है मैं आपको बताता हूँ, वो होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे मार्केट, शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स अब अलग वर्ड लग रहा है आप लोगों को, क्या है, तो इंडेक्स क्या होता है, बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क इंडाइसेस हम जिसको बोलते हैं। कि जैसे कि मानिए कल जाके आपको, आप मार्केट में काम करते हो, आपको किसी ने पूछा कि आपको क्या लग रहा है मार्केट, कैसा है मार्केट, तो ऐसा तो है नहीं कोई इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक का प्राइस देखोगे, नहीं ये कंपनी का प्राइस इतना अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है, ये कंपनी का प्राइस स्टॉक का नीचे तो मार्केट भी खराब है, इस तरह से जज नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ों को देखने के लिए क्या हुआ, जो मार्केट के बड़े लोग थे ना, जब इंट्रोड्यूस मतलब चीज़ें करी गई अच्छी अच्छी सेबी, उन लोगों ने क्या किया, एक इंडाइसिस फॉर्म किया। इंडाइसिस मतलब क्या होता है, टॉप के हर एक सेक्टर्स जो होते हैं ना, अलग अलग सेक्टर्स, फार्मा, IT, बैंकिंग, FMCG, इन सब के हर एक अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां, टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां लिए गई, जिनके प्रॉफिट अच्छे, जो फंडामेंटली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के अकॉर्डिंग स्ट्रांग है,
वो ली एंड इंडाइसिस के अंदर डाल दी। अब इनका काम क्या, अब नॉर्मली ये प्राइस, कंपनी के प्राइसेस बढ़ेंगे कब, जब कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ठीक है, डिमांड आएगी तभी जाके तो होगा क्या, धीरे धीरे इंडाइसिस भी फॉर्म होगा। तो इंडेक्स फंड उसी तरह की चीज़ है। मतलब अब मानिए मैं अपना खुद का इंडेक्स बना रहा हूँ, अब इंडेक्स के अंदर एक कंपनी तो लूंगा नहीं, हर एक सेक्टर की अलग अलग कंपनी लेनी ज़रूरी होगी, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में भी, इंडेक्स में भी सेम चीज़ होती है कि दो इंडाइसिस है मेनली जो हम देखते हैं, दो एक्सचेंजेस है, दो इंडाइसिस है मेन। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे ओल्डेस्ट है हमारा, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है सेंसेक्स। दूसरा है हमारा एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो है निफ्टी 50। सेंसेक्स में क्या है, टॉप 30 कंपनीज ली गई, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ली गई। अब मानिए मुझे इन्वेस्टमेंट कर रहा है निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के अंदर, तो 50 कंपनी है ना, ज़रूरी ये नहीं होता कि हर एक कंपनी का इक्वल वेटेज हो, सबका डिफरेंट डिफरेंट वेटेज होता है अकॉर्डिंग टू दैट, अलग अलग फॉर्मूला से बनता है, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले, ठीक है। अब मानिए 50 कंपनी थी, मानिए रिलायंस था, रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज था इंडाइसिस के अंदर, तो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो मानो 15% का वेटेज है, तो 15% मैं सिर्फ रिलायंस में एलोकेट करूंगा। उसके बाद आता है HDFC बैंक, तो बाकी का पैसा थोड़ा मैं उसमें डालूंगा। ऐसे करके 10 लाख रुपए ना मैं धीरे 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 हर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। अब होगा क्या कि इसमें प्रॉफिट कैसा होगा, यही मेन आपको क्वेश्चन हो रहा होगा। तो जैसे जैसे इंडाइसेस भी रिप्रेजेंट, मतलब ऊपर जाएगा, स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, आपने जो अपना इंडेक्स फंड का जो पोर्टफोलियो बनाया था ना, धीरे धीरे उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है हमारा नॉर्मल इंडेक्स फंड। ये कुछ असेट्स थी जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिस्कस की कि जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। अब अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमारी वेबसाइट forums.learn1.com पे जाए और क्वेश्चन कीजिए कि आपको क्या क्वेरीज है, आपको क्या जानना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द संपर्क करने की कोशिश करेगी, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। अब आगे का मैं आपको बता देता हूं ना कि आगे करने क्या वाले। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, चलिए इतने सारे असेट्स हम लोग ने देखे, तो हम स्टॉक मार्केट के बारे में पर्टिकुलरली क्यों पढ़ रहे, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये होता है, हम ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलिए बाय बाय।